Rrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I am your teacher Muhammad Riaz. Lecture number 16, chapter number 5. जी देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस हम कर रहे थे, कुछ कल हमने किए थे। आज हम इसके रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल हैं। ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, देखी हुई हैं, ठीक है। तो देखें, नेक्स्ट हमारे पास 6 तक हमने क्वेश्चंस किए थे। तो नंबर 7 है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशन। कहता है कि सिंपल सिचुएशंस के अंदर डायरेक्शंस बताएं किसकी, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बच्चों हमने पढ़ा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ा है। पूरा चैप्टर में हम ये सारी बातें करते रहे हैं, डायरेक्शंस की हम बात करते रहे हैं। तो क्या होते हैं, हाँ जी, डायरेक्शंस कहाँ होती है, ये बात, ये फिग कुछ याद आया है कि हम डायरेक्शंस कैसे फाइंड करते हैं भाई? राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। और राइट हैंड रूल क्या होता है कि आप जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसको राइट हैंड में लें, और जो आपकी राइट हैंड की फिंगर्स हैं, कर्लिंग फिंगर्स, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को शो करती हैं। और ये जो थंब होता है, ये किसकी डायरेक्शन शो करता है? एंगुलर वेलोसिटी की। अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन होगी, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो फिर कहाँ होगी? डाउनवर्ड होगी। तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। जर्नली हमने क्या बात की थी? एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर मोमेंटम हो, दोनों की डायरेक्शन एक्सेस ऑफ रोटेशन में होती है, ठीक है। यही बात देखें, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन। कहाँ होती है भाई? एक्सेस ऑफ रोटेशन में, विच कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई? इसके लिए जर्नल रूल कौन सा है? राइट हैंड रूल है। और राइट हैंड रूल आपने पढ़ा हुआ है कि आप उसको राइट हैंड में होल्ड करें। क्या है? ग्रास्प द एक्सेस इन योर राइट हैंड, कर्ल द फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन द इरेक्टेड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटी। वो एंगुलर क्वांटिटी से मुराद क्या है? वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है, और एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। इन सब की जो डायरेक्शन होती है ये एक्सेस ऑफ रोटेशन में होती है। इसे हम राइट हैंड से फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, एक्सप्लेन वाई एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ। के एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के गिर्द क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ है, इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग। कि फ्री फॉलिंग क्यों कहा जाता है? हाँ जी, ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाले में हमने बात की थी, ठीक है, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसका अपेरेंट वेट ज़ीरो होता है, और वो अपेरेंटली फ्री फॉल की कंडीशन में होता है। और जब फ्री फॉल की कंडीशन में होता है तो हम कहते हैं इसका अपेरेंट वेट क्या है? ज़ीरो है, ठीक है। यूज़ योर एक्सप्लेनेशन टू पॉइंट आउट वाई ऑब्जेक्ट्स अपीयर वेटलेस अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। सर्टन मखसूस कहते हैं, मखसूस हालात के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपेयर वेटलेस। अपेयर वेटलेस का मतलब है उनका अपेरेंट वेट ज़ीरो होता है, रियल वेट तो है, ठीक है। तो अपेरेंट वेट उनका ज़ीरो क्यों होता है और वेटलेस की कंडीशन हो जाती है? तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए देखें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन horizontally fast enough from a certain height so that the curvature of the earth will match the curvature of the path, then the object simply revolves around the earth. Now the motion of the object is under the constant acceleration due to gravity, और यही जो acceleration due to gravity है ये किसके इक्वल होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। किसके इक्वल होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। हेंस वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। तो जब आप उसको ये वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट और ग्रेविटी फ्री सिस्टम, ये हमने जो पढ़ा था उसमें यही बात आई थी ना
कि वो जो ऑब्जेक्ट हम लॉन्च करते हैं उनका कर्वेचर स्पीड हम इंक्रीज़ करते जाते हैं और उसका कर्वेचर जो है वो अर्थ के कर्वेचर से मैच करता है, तो फिर वो फ्री फॉलिंग का केस बन जाता है और उसका जो अपरेंट वेट होता है वो ज़ीरो होता है और हम कहते हैं बॉडी क्या है, वेटलेसनेस की कंडीशन में है। ठीक है, अ फ्री फॉलिंग बॉडी मूव्स ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स सो दैट द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। ये बात पहले हम कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, व्हेन मड फ्लाइज ऑफ, मड कहते हैं गारा मट्टी, फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाइसिकल, इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई, एक्सप्लेन इट। कहता है कि एक मूविंग बाइसिकल है, मूव कर रहा है, उसके टायर के साथ मड लगा हुआ है, गारा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जब ये मड या गारा उस टायर को छोड़ेगा तो किस डायरेक्शन में ये फ्लाई करेगा, जाएगा, इसको कहता है एक्सप्लेन करें। ठीक है, ये आपने देखा होगा आमतौर पे कीचड़ है, कीचड़ से गाड़ी या बाइक या साइकिल कोई भी चीज़ अगर जब पास करें तो उसके टायर के साथ जो है वो मड गारा चिपक जाता है और फिर उसके जैसे गाड़ी की आगे थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, जहाँ जैसे आप उससे निकल जाते हैं हम, तो रोड पे, मेटल रोड पे या किसी वैसे पाथ पे आ जाते हैं इस तरह का गारे से निकल के, तो फिर वही गारा जो है वो पीछे की तरफ उड़ रहा होता है। ठीक है, जो टेंजेंट टू दी टायर जो है वो जा रहा होता है। ठीक है, इसीलिए फिर ऊपर क्या है, मड गार्ड लगाया जाता है ताकि वो ऊपर जब आए तो वो मड गार्ड जो है उसको रोके, वरना तो वो हमारे सर पे आके लगता है अगर हम साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे हैं तो। ठीक है, तो कहाँ ये गारा या मड जाता है, अलोंग दी टेंजेंट टू दी टायर। तो अगर फॉर एग्जांपल ये देखें, ये इमेज सेंट्रीपिटल फोर्स में हमने पहले पढ़ी थी, ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने ये यहाँ पे दोबारा इसको शो किया है कि अगर फॉर एग्जांपल ये टायर हो, ये क्या है, ये टायर है, मूविंग टायर है, उसके साथ यहाँ पे एक कोई मड लगा हुआ है, गारा लगा हुआ है, तो जैसे वो मड या गारा उसके साथ लगा होता है तो एक फोर्स ऑफ एडहेजन होती है, एडहेजिव फोर्स होती है। तो वो जो एडहेजिव फोर्स होती है वो इस मड को, गारे को उसके साथ चिपकाए रखती है। ठीक है, दो फोर्सेस होती हैं, एक एडहेजिव फोर्स होती है और एक कोहेजिव फोर्स होती है। कोहेजिव फोर्स होती है बिटवीन दी सेम मटेरियल और एडहेजिव फोर्स होती है बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल्स। अब एक टायर है वो और मटेरियल है, मड है ये और मटेरियल है, दो डिफरेंट मटेरियल हैं। अब आप कीचड़ में से गुजरते हैं, मड टायर के साथ चिपक जाता है, तो आखिर कोई फोर्स तो है ना जिसकी वजह से वो चिपक गया है। ठीक है, तो वो कौन सी फोर्स होती है, एडहेजिव फोर्स होती है। ठीक है, यहाँ पे दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं। ठीक है, अगर सेम मटेरियल्स हो तो कोहेजिव, डिफरेंट हो तो एडहेजिव। ठीक है, तो यही जो एडहेजिव फोर्स होती है ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है जिसके बिहाफ पे वो मड जो है वो टायर के साथ मूव करती है। लेकिन जैसे हम इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, तो बाइसिकल की, तो उसके साथ ये एडहेजिव फोर्स जो है ये इनसफिशेंट हो जाती है टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उससे क्या होता है, ये गारा या मड जो है ये ऐसे टेंजेंट टू द टायर, ये जैसे ए से बी ये पाथ दिखाया गया, ये टेंजेंट लाइन शो की गई है, तो ये गारा जो है ये अलोंग दी टेंजेंट टू दी टायर जो है ये जाएगा। ठीक है, द मड फ्लाइज ऑफ, अब देखें आंसर, द मड फ्लाइज ऑफ अलोंग दी टेंजेंट टू दी टायर। तो ये कि ये जो लाइन है ना ए बी, ये टेंजेंट लाइन है, इस तरह इस पाथ के ऊपर जो है वो जाएगा मड जो है। व्हेन स्पीड ऑफ बाइसिकल इंक्रीजेज देन एडहेजिव फोर्स, ये मैंने आपको बताया कि कौन सी फोर्स होती है टायर और मड के दरमियान, एडहेजिव फोर्स। तो कहता है जब स्पीड बढ़ाते हैं तो ये जो एडहेजिव फोर्स होती है between the mud and the tire is not sufficient to provide the necessary centripetal force so that the mud leaves the tire and moves along tangent to the tire. ठीक है, तो ये जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते हैं, देखें बाइक पे, गाड़ी पे आप बैठे हो, कभी आप लोगों ने ये महसूस किया होगा, जैसे गाड़ी आगे जाती है, फास्ट होती है, तो अंदर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, तो वो मट्टी जो है वो मड गार्ड के साथ लग रही होती है। ठीक है, गाड़ी के अंदर बैठे हुए जो हम आवाज़ सुन रहे होते हैं, तो वो टेंजेंट टू दी टायर जाती है, ऊपर मड गार्ड लगा हुआ है, तो उस मड गार्ड के अंदर जाके स्ट्राइक करती है। और वो भी क्या है, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि ये एडहेजिव फोर्स तो एक कांस्टेंट फोर्स होती है, और जैसे आप उसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो ये फिर एडहेजिव फोर्स उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं करती।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ही कोई पेपर हो जिसमें ये ना आया हो इस चैप्टर में से, वरना हर साल आप पेपर उठाएं ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। हाँ जी, अ डिस्क एंड अ हूप स्टार्ट्स मूविंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एट द सेम टाइम। हाँ जी, एक क्या है, डिस्क है और एक हूप है, इंक्लाइंड प्लेन की टॉप पे आपने रखा हुआ है और उनको आपने छोड़ा है, तो उन्होंने क्या किया है, स्टार्ट मूविंग डाउन, कि मूव करती हुई वो नीचे आ रही हैं। विच वन विल बी मूविंग फास्टर ऑन रीचिंग द ग्राउंड, कि इन दोनों में से ग्राउंड पे जब पहुंचेंगी तो कौन सी फास्ट होगी। क्या मतलब कि स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, मड की, सॉरी स्पीड जो है वो डिस्क की या हूप की। ये आर्टिकल बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन सा आर्टिकल है भला जी, आया याद? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क एंड अ हूप, उसमें हमने एक्सप्रेशंस भी फाइंड किए थे। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में उसकी हूप और जो वो है डिस्क है उनकी स्पीड की। तो हमने जो एंड पे रिजल्ट लिखा था, रिजल्ट आपको याद है? तो हमने क्या लिखा था, डिस्क विल मूविंग फास्टर ऑन रीचिंग दी ग्राउंड, कि डिस्क की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये उसका आंसर है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। एज स्पीड ऑफ हूप एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, वी हूप क्या होता है, स्क्वायर रूट जी एच। ठीक है बच्चों, यही है ना। और इसके लिए जो वो थी डिस्क के लिए, वो क्या होती, 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 जी एच। अच्छा, अगर हम वी डिस्क लिखें तो 4/3 स्क्वायर रूट इंटू वी हूप। तो इसमें क्या शो हो रहा है, क्योंकि जी एच स्क्वायर रूट जो है वो किसके इक्वल है, वी हूप के, तो वी डिस्क जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 इंटू वी हूप हो जाएगा। इसका मतलब ये जो डिस्क की स्पीड है ये क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, हूप से। कितना फैक्टर, स्क्वायर रूट ऑफ 4/3, ये 1.15 या इस तरह से कोई फैक्टर आता है। ठीक है, तो ये बात हम पहले बच्चों कर चुके हैं, ये रिलेशंस हम फाइंड कर चुके हैं। तो आपने डायरेक्ट इनके रिलेशंस लिखने हैं और फिर उसके बाद आपने बताना है कि हूप की स्पीड कम होगी, डिस्क की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। हाँ जी, फिज़िकल रीज़न, मतलब एक और रीज़न कि ऐसा होता क्यों है, क्यों, वाई वाई। वो इसलिए होता है कि देखें, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का, वो आई इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्र हमने पढ़ा था। ठीक है, और जो हूप का पढ़ा था आई इज इक्वल टू एम आर स्क्र। तो जो हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2 टाइम्स ऑफ, कह लें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी डिस्क होता है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, हूप का ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, जाहिर है उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। हाँ जी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क इज स्मॉलर देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हूप, सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज ग्रेटर देन हूप। ठीक है, तो रीज़न इसकी फिजिकली ये है, मतलब फिज़िक्स इसके बारे में ये कहती है कि असल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डिस्क का वो स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू हूप, इस वजह से इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आया होता है। वाई डज अ डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन दी पूल, कि एक डाइवर है वो पूल में डाइव करने से पहले और उसके बाद अपनी बॉडी पोजीशन क्यों चेंज करता है। तो ये बात हम बच्चों पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में पढ़ चुके हैं। तो हमने कहा था कि ये क्या कर सकता है, ये एक्स्ट्रा कलाबाजियाँ लगा सकता है, एक्स्ट्रा समर सॉल्ट्स परफॉर्म कर सकता है। तो क्यों वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, द डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन टू मेक एक्स्ट्रा समर सॉल्ट्स, तो ये रीज़न है। अब उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसकी एक्सप्लेनेशन में देखें, ये वो डायग्राम मैंने दोबारा शो की है, उसमें हमने कहा था कि जैसे यहाँ से चलता जाएगा इधर ये फुल अपनी बॉडी को जब स्ट्रेच करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये इसका लार्ज होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कम होगी। जैसे वो जंप करेगा अपनी को क्लोज पोजीशन में, टक पोजीशन में लेके आएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो उसका जो रेट ऑफ रोटेशन बढ़ेगा तो वो एक्स्ट्रा कलाबाजियाँ लगा के पानी में चला जाएगा। तो इस वजह से वो अपनी बॉडी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन दी पूल। तो यही बात लिखी है, देखें, व्हेन अ डाइवर लिफ्ट्स ऑफ फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड हिज लेग्स एंड आर्म्स आर फुली एक्सटेंडेड, इन दिस केस हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लार्ज, उसको हम से कहते हैं I1, बट एंगुलर वेलोसिटी क्या है,
ओमेगा 1 है वो क्या होती है, स्मॉल। फिर क्या करेगा, व्हेन लेग्स एंड आर्म्स ऑफ द डाइवर्स आर ड्रॉन इनटू क्लोज टक पोजीशन, ये दिस इज द क्लोज टक पोजीशन। तो इसमें क्या होगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा ना इस स्ट्रेच्ड पोजीशन की रेस्पेक्ट, क्योंकि आर कम हो जाएगा ना, मास तो वही है, तो आर कम हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है एज अ होल वो कंजर्व्ड रहता है। सो टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम ओमेगा 2 क्या है, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम कहते हैं कि एज वी नो दैट एल कांस्टेंट होता है, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 कांस्टेंट होता है, या इन जनरल हम बात करें तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा, ये कांस्टेंट होता है। तो आई और ओमेगा एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हम थ्योरी में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से शुरू में उसका आई जो है वो लार्ज होगा, ओमेगा कम होगा, बाद में क्या होगा, ओमेगा बढ़ जाएगा, आई जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो उसका रेट ऑफ रोटेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। जब वो टक पोजीशन में आएगा या अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज करेगा तो इससे वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स जो है वो परफॉर्म करेगा बिफोर इंटरिंग दी वाटर, कि पानी में इंटर होने से पहले ये जो आ रहा है, ये देखें, ये ऐसे एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स परफॉर्म करेगा, फिर पानी के अंदर आएगा। तो इसलिए वो अपनी बॉडी पोजीशन को क्या करता है, यहाँ पे चेंज कर रहा है और यहाँ पे चेंज कर रहा है, इसलिए चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अ स्टूडेंट होल्डिंग 2 डम्बेल्स, ये 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट है, उसकी 2 पोजीशंस हैं, एक ए पोजीशन है, एक बी पोजीशन है। इसके पास ये डम्बेल्स हैं, ये जो उसने वेट उठाए हुए हैं, विद स्ट्रेच्ड आर्म वाइल सिटिंग ऑन अ टर्न टेबल, ये एक टर्न टेबल पे बैठा हुआ है और ये टर्न टेबल जो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकती है। ही इज़ गिवन अ पुश अंटिल ही इज़ रोटेटिंग अ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी, क्या करते हैं कि इसको एक पुश दी जाती है और एक मखसूस सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ये अटेन कर लेता है। फिर द स्टूडेंट देन पुल्स द डम्बेल्स टूवर्ड्स हिज चेस्ट। ठीक है, तो अब वो स्टूडेंट क्या करता है कि वो अपनी जो ये डम्बेल्स हैं ये इनको अपने चेस्ट की तरफ कर लेता है, इस बी पोजीशन में आ जाता है। तो उसके बाद इसके रेट ऑफ रोटेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मीन एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज आएगी। ठीक है, तो रेट ऑफ रोटेशन, ये थोड़ा सा शार्ट क्वेश्चन मिस हो गया बच्चे, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन हिज रेट ऑफ रोटेशन, ये आप बुक से देख लेंगे। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। तो कहता है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ रोटेशन से मुराद है एंगुलर वेलोसिटी। अब देखें, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे आर्म स्ट्रेच करके बैठा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, जिस भी स्पीड से रोटेट करवा रहे हैं आप उसको, जब आप उसको वो अपनी आप छोड़ दें, जैसे वो अपनी पोजीशन इसमें लेके आएगा, सेकंड पोजीशन में बी में आएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो हम क्या कहेंगे कि रेट ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों इंक्रीज़ होगा, टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। हाँ जी, यही आंसर है, रेट ऑफ रोटेशन इंक्रीजेज व्हेन स्टूडेंट पुल्स दी डम्बेल्स टुवर्ड्स हिज चेस्ट, कि जैसे इस पोजीशन की बजाय वो अपनी चेस्ट की तरफ डम्बेल्स को लेके आएगा तो उसका जो रेट ऑफ रोटेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये वही बात ऊपर वाली जो हमने की है, जर्नल आई ओमेगा कांस्टेंट होता है, तो जब ये क्या करता है, स्ट्रेच्ड हिज आर्म्स, देन वैल्यू ऑफ एंगुलर इनर्शिया इज़ इंक्रीज, सो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद वो क्या करता है, व्हेन पुल्स डम्बेल्स टुवर्ड्स हिज चेस्ट, कि जब वो अपने चेस्ट की तरफ लेके आता है तो क्या होता है, एंगुलर इनर्शिया जो है वो डिक्रीज होता है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो वी कैन से दैट टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, उसका जो रेट ऑफ रोटेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन, के टीवी ट्रांसमिशंस की ग्लोबल कवरेज के लिए हमें कितने मिनिमम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स चाहिए। ये बच्चों लास्ट जो हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाला आर्टिकल पढ़ा था, ये सारी बातें उसमें आगे थी ना, मैंने कहा था ये शार्ट क्वेश्चंस भी आएगा, तो उसमें क्या हमने कहा था, हाँ जी, मिनिमम कितने चाहिए, 3 करेक्टली पोजीशन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा कर देना कि मिनिमम 3,
बाकी यही सवाल उठा के दोबारा आपने लिख देना है। ठीक है, तो ये उसका आंसर है। अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे बच्चों। अगर आप जस्ट इतना लिख देंगे तो 1 नंबर देगा, आपने एक्सप्लेन करना फिर ये 2 नंबर मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन यही थोड़ी सी हमने देनी है, क्या है कि ईच सेट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स जो है वो कितना 120 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कवर करता है ना, ये बात याद है ना, ये डायग्राम जो हमने उसमें पढ़ी थी। ठीक है, ये आपको रिमाइंड करवाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है। तो इसमें देखें तो ये 120 डिग्री एंगल हमने कहा था ना हर एक कवर करता है, तो एक जो जियो सेटेलाइट्स है वो 120 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। सो होल पॉपुलेटेड अर्थ सरफेस कैन बी कवर्ड बाय 3 करेक्टली पोजिशन जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स। ठीक है जी, तो ये 3 जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि एक जो है वो 120 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को कवर करता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज का हमारा लेक्चर जो है वो ओवर हुआ। कल इंशाल्लाह फिर इसके हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आप मंडे वाले दिन इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो ये शार्ट क्वेश्चंस हैं, ये शार्ट क्वेश्चंस बच्चों आपने याद करने हैं। अब ये शार्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, अब मैंने न्यूमेरिकल करवाने हैं। जैसे न्यूमेरिकल कंप्लीट होंगे फिर आपका टेस्ट होगा शार्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल का, शार्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल का टेस्ट होगा। जैसे न्यूमेरिकल कंप्लीट होंगे मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आपने ये शार्ट क्वेश्चंस बच्चों याद करने हैं, इंशाल्लाह फिर इसका टेस्ट होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।